दिस इज लेक्चर नंबर 5 ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इस पार्ट में हम सीएफटी के बारे में पढ़ेंगे। और पहले हम पढ़ेंगे कि वीबीटी का बेसिकली क्या लिमिटेशन था, वो हम पढ़ेंगे। फिर हम क्रिस्टल फिल थ्योरी स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ वीबीटी, कि जो अभी हमने वीबीटी पढ़ के आया है उसका क्या ड्रॉबैक है। देखिए, वीबीटी में आपने पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो आप पेयरिंग करवाइएगा, और WFL होगा तो आप पेयरिंग नहीं करवाइएगा। तो क्यों पेयरिंग होता है, क्यों नहीं होता है, इस बात को वीबीटी नहीं बता पाया था। सो इट डज नॉट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ SFL एंड WFL, और इट डज नॉट एक्सप्लेन द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, कि एक कॉम्प्लेक्स थर्मली स्टेबल है या नहीं, ये भी नहीं बताता है वीबीटी। और कलर प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स भी नहीं बताता। तो ये सब ड्रॉबैक्स है। अब हम बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। अब पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिखे, इसका मतलब आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। अगर आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिखे कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तभी आप वहां पे सीएफटी लगाइएगा। बाकी दूसरे कॉम्प्लेक्स में, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4, किसी भी और कॉम्प्लेक्स में इसको छोड़ करके आप वीबीटी का फंडा लगाइएगा, जो हम सीख के आए हैं। डन। अच्छा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहता है ये सुनिए। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहता है कि अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स है K2FeCN4, ये कॉम्प्लेक्स है, और ये आपको पता है सेंट्रल मेटल एटम है, ये सब लिगेंड है। तो सीएफटी क्या कहता है कि सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का इंटरेक्शन होता है, और लिगेंड को हम क्या करते हैं, पॉइंट चार्ज मान के चलते हैं। ये सीएफटी का फंडा है। अब हम ऐसा बोलते हैं कि अगर सेंट्रल मेटल आइसोलेटेड है, मान लेते हैं आयरन कहीं ऐसे आइसोलेटेड पड़ा हुआ है। आयरन आपको पता है 3D सीरीज का है, तो इसमें d ऑर्बिटल होंगे और 5 d ऑर्बिटल होंगे। तो इसमें आयरन अगर सेंट्रल मेटल एटम आइसोलेटेड है, तो इसमें जो पांचों इनर d ऑर्बिटल होंगे ये सेम एनर्जी लेवल पे होंगे। डन। लेकिन जैसे ही आयरन को आप इस कॉम्प्लेक्स में लाए, तो लिगेंड क्या करेगा, अप्रोच करेगा आयरन को। अब लिगेंड जैसे ही आयरन को अप्रोच करेगा, तो ये जो पांचों d ऑर्बिटल एक एनर्जी लेवल पे थे, लिगेंड के अप्रोच करने की वजह से ये 5 d ऑर्बिटल जो होंगे ये स्प्लिट कर जाएंगे, ये टूट जाएंगे, और एक बनाएगा 3 का ग्रुप और एक बनाएगा 2 का ग्रुप। समझ में आया? अब ध्यान से देखिए, अब स्प्लिट इनटू 2 एनर्जी लेवल, एक बनाएगा ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल, मतलब 3 ऑर्बिटल वाला, इसको बुलाएंगे T2G। तो T2G मतलब ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल, डीजेनरेट मतलब 3 ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल का, ट्रिपलेट डीजेनरेट ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल का, उसको T2G बुलाएंगे। अच्छा, ये जो T2G होगा, ये जो d ऑर्बिटल होगा, ये आपको पता है ये d ऑर्बिटल एक्सिस के बीच में होगा, एक्सिस पे नहीं होगा। और ये d ऑर्बिटल होंगे dxy, dyz, dzx। आपको ये पता है ये जो d ऑर्बिटल है ये नॉन एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं। और दो जो पेयर में टूटा है, ये जो d ऑर्बिटल थे 5, दो पेयर में टूटा है, जिसका एनर्जी सेम है, जिसको बुलाते हैं डबली डीजेनरेट ऑर्बिटल, इसका नाम होता है Eg। और ये होता है एक्सियल, ये जो ऑर्बिटल होता है ये एक्सिस के अलोंग होता है। और आपको पता है 2 ही d ऑर्बिटल एक्सिस के अलोंग होते हैं, dx², y² और dz²। तो ये आपको याद रखना है कि जो पांचों d ऑर्बिटल हैं ये 2 पार्ट में टूटेगा। एक तो ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल जिसको T2G बुलाएंगे, और एक डबली डीजेनरेट ऑर्बिटल जिसको हम Eg बुलाएंगे। डन। अब देखिए, हम जो सीएफटी लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6, मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। आपको पता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d2 या d2sp3। डन। अब आप देखिए, इस दोनों हाइब्रिडाइजेशन में ये जो 2 d ऑर्बिटल हैं, आपको पता है कौन से होते हैं, हाँ, जो एक्सिस पे लाई करते हैं, dx² - y² और dz²। डन। तो ये पहली बात आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए, और ये जो d ऑर्बिटल हैं sp3d2 में, ये आउटर d होंगे, और d2sp3 में ये जो d होंगे ये इनर d होंगे। अब मान लेते हैं आपके पास एक आइसोलेटेड सेंट्रल मेटल एटम है, तो उसमें 5 ऐसे d ऑर्बिटल होंगे।
5 d ऑर्बिटल होंगे और 5 इनर यानी कि n-d ऑर्बिटल होंगे। सबका नाम हमने लिख दिया है ऐसे, और सब सेम एनर्जी लेवल पे है, डीजेनरेट। अब हम क्या करते हैं, इस सेंट्रल मेटल एटम जो आइसोलेटेड पड़ा था, इसके पास हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 6 लिगेंड लेके आते हैं। तो 6 लिगेंड लेके आए। अब आपको पता है ये लिगेंड या तो एक्सिस के अलोंग आ सकता है या एक्सिस के अलोंग नहीं आ सकता, बीच में आएगा। तो अगर मान लेते हैं एक्सिस के अलोंग आएगा, तो इस सेंट्रल मेटल एटम में जो ये जो दो एक्सिस के अलोंग जो ऑर्बिटल हैं, ये ज्यादा रिपेल होंगे, और ज्यादा रिपेल होंगे तो ये जो ओरिजिनल एनर्जी लेवल था जिसको बेरी सेंटर बुलाते हैं, उससे ऊपर चल जाएगा। तो देखिए जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर था, जिसका ऑर्बिटल एक्सिस के अलोंग था, ये ज्यादा रिपेल हो गया और बेरी सेंटर से बहुत ऊपर चला गया। और जो ये तीनों है, ये तीनों जो होगा वो बेरी सेंटर के नीचे आएगा। डन। क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जो 2 डी ऑर्बिटल होते हैं वो एक्सिस पे होते हैं। तो अगर लिगेंड एक्सिस पे आया तो एक्सिस पे आ रहा है, एक्सिस पे आ सकता है, बीच में आ सकता है। तो एक्सिस पे आया तो वो ज्यादा ऊपर चला जाएगा, बीच में आया तो ठीक है वो नीचे जाएगा। डन। तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि एनर्जी, ये जो 2 ऑर्बिटल हैं, ईजी ऑर्बिटल हैं जिसमें ये 2 आ रहे हैं, इसका एनर्जी ज्यादा है। और अगर एनर्जी ज्यादा है तो इसका स्टेबिलिटी कम होगा। आपको पता है कि अगर एनर्जी ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगा, यानी जो ईजी ऑर्बिटल है उसका स्टेबिलिटी कम होगा। और जो T2G है जिसमें 3 है, इसका एनर्जी कम है, यानी इसका एनर्जी ज्यादा होगा। पहला समझ में आया। अब देखिए ये जो स्प्लिटिंग हुआ है, ये जो स्प्लिटिंग हुआ है, अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ऐसा ही होगा, हमेशा ईजी ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि ईजी एक्सिस के बीच में लाई कर रहा है, सॉरी ईजी जो है वो एक्सिस पे लाई कर रहा है, क्योंकि ईजी में ये जो डी ऑर्बिटल है वो एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो ज्यादा रिपेल करेंगे। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमेशा ईजी ऊपर होगा, T2G नीचे होगा। ईजी में 2 ऑर्बिटल, T2G में 3 ऑर्बिटल। डन। अब अगर मान लीजिए कि किस बात पे डिपेंड करता है कि ये स्प्लिटिंग ज्यादा होगा कि किसी में कम स्प्लिटिंग होगा, तो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो लिगेंड है आपके पास, अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये स्प्लिटिंग ज्यादा होगा, स्प्लिटिंग ज्यादा होगा। अगर ये वीक फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग कम होगा। देखिए यही हमने शो किया है। यहां जो लिगेंड हम 6 लेके आए वो स्ट्रॉन्ग फील्ड था तो स्प्लिटिंग ज्यादा हुआ, यहां जो लिगेंड लेके आए वो वीक फील्ड है तो स्प्लिटिंग कम हुआ है। डन। और देखिए ये जो डेल्टा ओ है ये है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और डेल्टा ओ क्या है? स्प्लिटिंग एनर्जी, यानी कि एनर्जी रिलीज यहां पे हम बात कर रहे हैं। डन। और पीई को बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन जो एक दूसरे में आपस में पेयर कर रहे हैं उसको बुलाते हैं पेयरिंग एनर्जी। अब देखिए मान लेते हैं हम कि एक सेंट्रल मेटल था, उसके ऊपर है 6 इलेक्ट्रॉन, यानी D6 की बात कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब 6 इलेक्ट्रॉन यहां आया। अब जैसे ही लिगेंड आया तो लिगेंड आएगा तो ये एनर्जी कम है, तो अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल जो सबसे कम एनर्जी उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो पहले आप T2G में भरिएगा, तो T2G में अफबाउ से 1 2 3। डन। अब देखिए एन इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकता था, पर सिंस यहां गैप ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन इसी में भरेगा। तो जो 6 इलेक्ट्रॉन था वो सब यहां जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। और ऐसा हम पढ़ के भी आते थे कि अगर SFL हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर करते हैं आपस में, तो ऊपर नहीं जाएगा। डन। और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो ये गैप कम होगा, गैप कम होगा तो पहले इसमें भरेगा 1 2 3, फिर गैप कम है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से ऊपर चल गया 4 5, फिर इसमें भर गया 6। तो वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग नहीं होता है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि यहां स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, डेल्टा ओ ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, इसलिए यहां पे पेयरिंग नहीं हुआ। और यहां पे पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, तो अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो आसानी से पेयर होगा, तो आसानी से, या सॉरी यहां देखिए स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, तो स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा सकता है, तो वो आसानी से पेयर कर लेगा। पर यहां पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है और स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, तो स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, इलेक्ट्रॉन आसानी से ऊपर जाएगा, यहां पेयरिंग नहीं होगा। अब देखिए सिंस T2G का एनर्जी कम है तो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, तो हम बोल सकते हैं इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल फील्ड इज स्टेबलाइज्ड बाय T2G ऑर्बिटल। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन।
अब हम क्या करेंगे, ये जो आया है अब इसमें क्या करेंगे, D से 10 तक, D1 to 10, यानी कि 3D सीरीज में किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसमें D में एक ही इलेक्ट्रॉन होंगे, किसी में 10 होंगे, तो 1 से 10 तक हम भरने की कोशिश करेंगे। तो आइए पहले हम D1 की बात करते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर भरेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, T2G में। तो T2G में एक इलेक्ट्रॉन, Eg में 0, डन। फिर आप बात करिए दो इलेक्ट्रॉन आसानी से T2 में जाएगा, Eg में 0। 3 इलेक्ट्रॉन, T2G में 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें 0। 3 इलेक्ट्रॉन मतलब D3 की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। अब बात करते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन अब डिपेंड करता है SFL है या WFL है। 4 इलेक्ट्रॉन अगर SFL है तो चारों इलेक्ट्रॉन इसी में पेयर होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर होंगे, Eg में 0 अगर SFL है। लेकिन अगर 4 इलेक्ट्रॉन और WFL है तो आप WFL है तो यहां पेयरिंग नहीं होगा, तो आप कैसे भरिएगा, 1 2 3 और 4, यानी कि T2G में 3 इलेक्ट्रॉन, Eg में 1 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया। फिर आप बात करिए D5 की। तो D5 में अगर सफल है तो पहले आप भरिए 1 2 3 4 5, डन। तो यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन जो होगा SFL के केस में सब T2G में जाएगा, Eg में 0 जाएगा। लेकिन अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो यहां पेयरिंग नहीं होगा, तो भरना स्टार्ट करिए 1 2 3 4 5, यानी T2G में 3, Eg में 2। समझ में आया। उसी तरह से D6 की बात करते हैं। तो D6 में अगर SFL है तो भरना स्टार्ट करिए 1 2 3, पेयरिंग होगा 4 5 6, यानी T2G में 6, Eg में 0, डन। लेकिन अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो 6 इलेक्ट्रॉन भरिए 1 2 3 4 5 और फिर 6, यानी T2G में 4, Eg में 2। समझ में आया। उसी तरह से आप भर सकते हैं। यहां हमने क्या किया है, D1 से 10 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं। D1 मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन, और फिर SFL के केस में उसको T2G और Eg में भरें। और कैसे भर सकते हैं, आपको पता है SFL में पेयरिंग होगा तो पहले T2G में भरेंगे क्योंकि इसका एनर्जी कम है, तो सारा इलेक्ट्रॉन इसी में जाएगा। फिर WFL के केस में पेयरिंग नहीं होगा तो पहले T2G में भरेंगे, फिर Eg में भरेंगे और फिर वापस T2G में आएंगे पेयरिंग करवाने के लिए, डन। तो ऐसे ही भरिएगा। अब आप ध्यान से देखिए D7 में, देखिए D7 में अगर आप भरते हैं तो ध्यान से देखिए D7 आया है आपके पास, तो SFL के केस में भरिए 1 2 3 4 5 6 और एक ऊपर, यानी T2G में 6 इलेक्ट्रॉन, Eg में 1 इलेक्ट्रॉन, डन। Eg में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब Eg में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, लेकिन इसका जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इस एक इलेक्ट्रॉन को हम 4D में भेज देंगे, इस एक इलेक्ट्रॉन को 4D में भेजेंगे ताकि जो होगा हमें इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मिले D2sp3, डन। तो D7 में याद रखिएगा कि जो Eg का एक इलेक्ट्रॉन है उसको 4D में शिफ्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर किसी कॉम्प्लेक्स में Eg में इलेक्ट्रॉन 0 होगा तो Eg में इलेक्ट्रॉन 0 होगा, T2G फुल होगा, या T2G में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो T2G की बात नहीं करेंगे। तो उस कॉम्प्लेक्स का जो ज्योमेट्री होगा वो होगा D2 से स्टार्ट होगा। अगर Eg में इलेक्ट्रॉन 0 होगा तो उस कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री होगा D2sp3 और वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि अगर Eg में इलेक्ट्रॉन 0 तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, D2sp3। समझ में आया। उसका ज्योमेट्री होगा D2sp3 और वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। अब ध्यान से आप इस टेबल को देखिए। इस टेबल में अगर आप देखिएगा D1 कॉन्फ़िगरेशन तो इसमें SFL और WFL में दोनों में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। सिमिलरली D2 में देखिए, D3 में देखिए, इन सब में D1 से D3 तक में चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, वीक फील्ड हो, डजंट मैटर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रहा है, डन। सिमिलरली आप 8 9 10 में देखिए, इन सब में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रहा है, इररेस्पेक्टिव कि आपके पास SFL है या WFL है। तो यही पॉइंट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में D1 D2 D3 D8 D9 D10 है तो आप लिगेंड चेक नहीं करिएगा। क्या करिएगा, आप लिगेंड चेक नहीं करिएगा। और उसमें से भी देखिए 1 2 3 में Eg में इलेक्ट्रॉन 0 है, यानी कि अगर Eg में इलेक्ट्रॉन 0 है तो ये पक्का D2sp3 इसका ज्योमेट्री होगा। तो ये इसको भी लिख लेते हैं कि अगर आपके पास 1 2 3
क्योंकि इसमें Eg में इलेक्ट्रॉन 0 है, तो इसका ज्योमेट्री होगा D2sp3, हाइब्रिडाइजेशन होगा D2sp3। और अगर D8 9 10 है तो इसमें Eg में इलेक्ट्रॉन है, तो Eg में इलेक्ट्रॉन है तो D पार्टिसिपेट नहीं करेगा हाइब्रिडाइजेशन में, तो इसका हो जाएगा sp3d2 और ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। डन। और यहां पे क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होगा D1 से 10 तक, D1 2 3 8 9 10 इन सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होगा। तो यहां पे अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन सेम है तो यहां लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ऐसा डिफाइन नहीं करेंगे और लिगेंड भी यहां देखने का जरूरत नहीं है। लेकिन इसको छोड़ करके बाकी अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए D4, D5, D6, D7, याद रखिएगा, अगर ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखे और आप लिगेंड देखिएगा स्ट्रांग फील्ड है या वीक फील्ड है, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिगेंड स्ट्रांग फील्ड दिखे तो आप हाइब्रिडाइजेशन मार के आइएगा D2sp3 और ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। समझ में आया? लेकिन अगर आपको इन सब कॉन्फ़िगरेशन में WFL दिखे तो आप हाइब्रिडाइजेशन मार के आइएगा sp3d2 और हाई स्पिन मार के आइएगा आंसर में। जैसे आइए उस पे क्वेश्चन करते हैं। आपके पास है CrNH3 होल 6 3+। पहले आप क्या करिए, क्रोमियम पे चार्ज निकालिए, तो क्रोमियम पे 4 आया +3। अब आपको पता है क्रोमियम का जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो आपके पास बचेगा 3d3, यानी कि सब काम करके आपके पास कॉन्फ़िगरेशन आया D3। और मैंने आपको बताया था D1, D2, D3 और D8, D9, D10। अगर आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखे तो आप क्या करिएगा, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, स्पिन डिफाइन नहीं होता है, लिगेंड नहीं चेक करेंगे। और D1 2 3 में आपको इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन लिखना है D2sp3 और D8 9 10 में आपको लिखना है sp3d2, तो यहां D3 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा D2sp3। डन। अच्छा, 3 इलेक्ट्रॉन है तो SFL WFL नहीं देखेंगे, तो तीनों इलेक्ट्रॉन आपको पता है T2G में जाएगा, क्योंकि T2G में 3 डब्बा है, तो 3 डब्बा है तो तीनों इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। EG में 2 डब्बा, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं। डन। अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक होगा, म्यू कैलकुलेट कर सकते हैं n इंटू n+2 से रूट अंडर, तो यहां से म्यू आ जाएगा। डन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल है CrNH3 होल 6 2 पॉजिटिव। पहले आप क्रोमियम पे चार्ज निकालिए, तो आ जाएगा Cr+2। क्रोमियम का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1, 2 इलेक्ट्रॉन निकालिए तो आपके बचेगा 3d4 इन सब में से मैच नहीं किया, तो नेक्स्ट जो रूल था कि अगर आपके पास है D4, D5, D6, D7, तो इन सब में आप चेक करिएगा कि SFL है या WFL है। तो यहां देखिए क्या है, NH3 SFL है, और अगर SFL होता है तो हम क्या बोलते हैं, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 और ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। डन। तो ये देखिए D2sp3 इनर है क्योंकि D2sp3 है, पैरा होगा क्योंकि 4 है, तो 4 कहां जाएंगे, SFL है तो T2G में आप 3 डब्बा होता है, तो 1 2 3 T2G में डाल लीजिएगा, तो आपके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहां से आप म्यू निकाल लीजिएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। सिमिलरली आप ये एग्जाम्पल भी आराम से कर सकते हैं, इस पे चार्ज निकालिएगा फिर चेक करिएगा, और मैं आपको टेबल बना के दे देता हूं। तो क्या कहता है टेबल, D1 2 3 हाइब्रिडाइजेशन होगा D2sp3, D8 9 10 हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। यहां स्पिन डिफाइन ही नहीं करेंगे, यहां लिगेंड भी चेक नहीं करेंगे। नेक्स्ट केस क्या था, D4 D5 D6 D7, 2 केस। अगर आपको SFL दिखे या WFL दिखे, SFL दिखेगा हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, WFL दिखे हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि वो जो 5 आपके पास d ऑर्बिटल था, वो जो स्प्लिट हो रहा था, ये जो स्प्लिट होने का क्या है रीजन,
किस बात पे डिपेंड करता है ये स्प्लिटिंग, वो हम बात करने जा रहे हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग स्प्लिटिंग एनर्जी, जिसको हम ऐसी से डिनोट करते हैं। स्प्लिटिंग एनर्जी को ऐसी लिख रहे हैं और ये ऑर्डर में आप फॉलो करिएगा। मतलब अगर आपको क्वेश्चन दिखे आपको स्प्लिटिंग एनर्जी ऑर्डर निकालने के लिए, तो पहले आप ये लगाइएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, यानी ऑर्डर में फॉलो करिएगा। स्प्लिटिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम। जितना सीएमए पे पॉजिटिव चार्ज होगा उतना स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगा। Splitting energy directly proportional to ligand strength. Splitting energy directly proportional to Z effective of central metal atom. यानी कि Z effective ज्यादा सेंट्रल मेटल एटम का, उसका स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा। इसका कहने का क्या मतलब है, जैसे जैसे आप डी ब्लॉक में नीचे जाते हैं, यानी 3D सीरीज से नीचे गए 4D यानी 5D, यानी डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो आपको पता है डाउन द ग्रुप जाते हैं तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में आपको पता है जेड इफेक्टिव बढ़ता है। हम साइज की बात नहीं करते हैं, डाउन द ग्रुप जाते वक्त यहाँ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप, तो यानी कि स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। फिर स्प्लिटिंग एनर्जी डिपेंड करता है ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, मतलब आपके पास टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, या लीनियर है, एसपी है। और जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसका स्प्लिटिंग एनर्जी और ऑक्टाहेड्रल का स्प्लिटिंग एनर्जी, इन दोनों में रिलेशन याद रखिएगा। डायरेक्ट नीट में आया था कि टेट्राहेड्रल का स्प्लिटिंग एनर्जी इक्वल टू 4/9 ऑफ ऑक्टाहेड्रल का स्प्लिटिंग एनर्जी। और ये जो ऑर्डर ऑफ स्प्लिटिंग एनर्जी है लीनियर में, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में, तो सबसे ज्यादा लीनियर का स्प्लिटिंग एनर्जी, फिर ऑक्टाहेड्रल का, फिर टेट्राहेड्रल का। आइए जैसे क्वेश्चन करते हैं, आपको बताना है ऑर्डर ऑफ स्प्लिटिंग एनर्जी। 4 क्वेश्चन आपके पास इस कॉम्प्लेक्स में। देखिए स्प्लिटिंग एनर्जी किस बात पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम। तो बताइए यहां न्यूट्रल है तो इसमें देखिए सेंट्रल मेटल एटम पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो इसका स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपके पास अलग अलग लिगेंड्स दिया है और स्प्लिटिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिगेंड स्ट्रेंथ, यानी लिगेंड स्ट्रेंथ जिसका ज्यादा होगा, जिस लिगेंड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उसका स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगा। तो बताइए इसका, इस लिगेंड का स्ट्रेंथ ज्यादा, इससे, तो ऑर्डर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए निकेल, यहां पे सेंट्रल मेटल एटम अलग है और ऊपर से नीचे जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, तो आपको पता है स्प्लिटिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। और डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जेड इफेक्टिव जो होता है बढ़ता है, यानी आप डाउन द ग्रुप जाइए, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, यानी स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपके पास है 2 कॉम्प्लेक्स और 2 कॉम्प्लेक्स में NiCl4 2 नेगेटिव, NiCl6 4 नेगेटिव। अब आप देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स आपके पास टेट्राहेड्रल है और ये कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है। और मैंने आपको बताया था स्प्लिटिंग एनर्जी जो होता है ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स पे भी डिपेंड करता है। सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी लीनियर वाले का, फिर ऑक्टाहेड्रल का, फिर टेट्राहेड्रल का, इसलिए इसका स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा हो गया। डन। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स कितना स्टेबल है उसको कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगेन जब भी आपको क्वेश्चन आए कि कंपेयर द स्ट्रेंथ, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो आप इसको ऑर्डर में फॉलो करिएगा। पहले ये चेक करिएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है, प्रायोरिटी से करना है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिनर्जिक बॉन्डिंग। पहले आपको यही चेक करना है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स में सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रहा है, आपको पता है सिनर्जिक बॉन्डिंग कब होता है, मैंने आपको बताया था कंडीशन, तो उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। फिर आप चेक करिएगा जिसमें चिलेटरिंग ज्यादा, उसका स्टेबिलिटी ज्यादा। फिर आप चेक करिएगा सेंट्रल मेटल एटम पे जिसपे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, उसका स्टेबिलिटी ज्यादा। फिर आप चेक करिएगा जिसमें लिगेंड स्ट्रेंथ ज्यादा, उसका स्टेबिलिटी ज्यादा। फिर आप चेक करिएगा जेड इफेक्टिव। आइए क्वेश्चन करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आपके पास है FeS2O6 2 पॉजिटिव और ये कॉम्प्लेक्स है। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें सेंट्रल मेटल एटम पे चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज, और देखिए सेंट्रल मेटल एटम पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स में देखिए, अगर आपके पास देखिए यहां अलग अलग लिगेंड है, अब आपको पता है कि H2O जो होता है उसमें चिलेटरिंग 0 होता है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, चिलेटरिंग हम पहले करके आए हैं कि चिलेटरिंग क्या होता है, डेंसिटी -1, फिर नंबर ऑफ लिगेंड। फिर यहां देखिए ये 3 चिलेटरिंग बनेगा और EDT ये 5 चिलेटरिंग बनाता है। तो पहले ये फॉलो करना है, पहले ये, फिर ये। इसमें तो सिनर्जिक बॉन्डिंग होगा नहीं, तो चिलेटरिंग, यानी इसमें चिलेटरिंग ज्यादा तो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा। फिर ये चेक करिए, इसमें देखिए आप, इसमें आपके पास सेंट्रल मेटल अलग है और सेंट्रल मेटल अलग है और आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं। डाउन द ग्रुप जाइएगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा यानी स्टेबिलिटी बढ़ेगा, यानी स्टेबिलिटी ऐसा हो गया।
नेक्स्ट चेक करिए। नेक्स्ट आपके पास है ये कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में देखिए आपके पास लिगेंड अलग है और लिगेंड अलग है। ये देखिए कार्बन डोनर, कार्बन डोनर इसका स्ट्रेंथ ज्यादा, तो अगर लिगेंड का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। और ये ऑर्डर में फॉलो करेंगे, पहले ये लगाएंगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास ये है। अगेन इसमें देखिए लिगेंड अलग अलग है, लिगेंड अलग अलग है, इसका स्ट्रेंथ ज्यादा है तो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करिए। ये है आपके पास इथिलीन डायमीन और ये है डीएमजी। आपको पता है डीएमजी होता तो है बाइडेंटेड, पर ये चिलेट रिंग 4 बनाता है, ये हमने डिस्कस किया था, और ये चिलेट रिंग बनाएगा 3, तो ये चिलेट रिंग ज्यादा, इसके लिए स्टेबिलिटी ज्यादा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखिए जो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। याद रखिएगा, अगर आपके पास H2O और ऑक्जेलेटो जो है कोबाल्ट +3 के साथ आए, याद रखिएगा कोबाल्ट +3 सेंट्रल मेटल एटम हो और लिगेंड में ऑक्जेलेटो हो और H2O हो, तो ये दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। पॉइंट नंबर 1। फिर याद रखिएगा, अगर अमोनिया Fe2+ के साथ आए और Mn2+ के साथ आए, ये दोनों सेंट्रल मेटल एटम की तरह एक्ट करे, अमोनिया लिगेंड हो, तो अमोनिया को आप वीक फील्ड लिगेंड मान के चलिएगा। 2 पॉइंट समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपके पास सेंट्रल मेटल एटम 3D सीरीज को छोड़ करके बाकी 4D सीरीज और 5D सीरीज का मेटल आ जाए, सेंट्रल मेटल एटम 4D और 5D सीरीज से आ जाए, तो उसके साथ कोई सा भी लिगेंड हो, सारे लिगेंड को हम स्ट्रॉन्ग फील्ड मान के चलेंगे। सो एवरी लिगेंड एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड विद 4D एंड 5D ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, अगर आपके पास प्लेटिनम +2 स्टेट में है और प्लेटिनम PD +2 स्टेट में है और आपको कॉम्प्लेक्स मिल गया टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला, तो आप क्या जो हाइब्रिडाइजेशन है वो DsP2 मार्क के आइएगा, उसका ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर लिख के आइएगा, उसको डायमैग्नेटिक मार्क करके आइएगा, उसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मार्क करके आइएगा। डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए कि PT+2 PD+2 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिखे, ये सब मार्क के आएंगे। सिमिलरली PT+4 PD+4 दिखे और कोऑर्डिनेशन नंबर आपको 6 दिखे, तो आप उसका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक मार्क करके आइएगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा था स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपको पता है जो d ऑर्बिटल होते हैं, 3 नीचे जाता है या फिक्स है, 2 ऊपर जाता है। 3 वाले को T2g और ऊपर वाले को Eg, और ये बेरी सेंटर होता है। तो Eg जो है बेरी सेंटर से +0.6 स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल का, और T2g बेरी सेंटर से नीचे -0.4। और यहां जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होता है उसको लिखते हैं -0.4 स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2g प्लस 0.6 इंटू डेल्टा O और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg, और साथ में प्लस लगा करके XP लिखते हैं। ये जो XP है इसका मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर या न्यू पेयर। समझ में आया? ये फॉर्मूला आपको समझ में आना चाहिए। फॉर्मूला क्या है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का? -0.4 डेल्टा O इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2g प्लस 0.6 डेल्टा O इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू Eg, साथ में प्लस XP। XP या तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर या न्यू पेयर। आइए इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लीजिए ये नीट में आया हुआ है, आपको बोला कि एक कॉन्फ़िगरेशन है D6, कॉम्प्लेक्स है ऑक्टाहेड्रल, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। जैसे ही आपको D6 दिखे और आपको लो स्पिन दिखे, तो लो स्पिन कब आता है? जब कॉम्प्लेक्स SFL हो। याद करिए। तो एक पता चल गया कि यहां जो लिगेंड होगा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, यानी पेयरिंग करवाना है। डन। अब देखिए ध्यान से, D6 है तो पहले आप D6 अरेंज करिए, 1 2 3 4 5 6। डन। अच्छा, फिर ऑक्टाहेड्रल है तो आप इसको स्प्लिट करिएगा, नीचे 3 ऊपर 2, ठीक है। 6 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पहले T2g में भरना स्टार्ट करिए क्योंकि T2g लो एनर्जी पे होता है और अपवाऊ प्रिंसिपल लगाएंगे, तो पहले भरना स्टार्ट करिए 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि पेयरिंग होगा सब इसी में जाएगा, Eg में 0। डन।
अब ध्यान से देखिए, Eg में T2G में कितने आ गए? 6 आ गए। अब ध्यान से देखिए, जब ये स्प्लिटिंग नहीं हुआ था, पहले इलेक्ट्रॉन का पेयर ये था ओल्ड पेयर, और यही पेयर यहां आया है, और ये जो 2 है ये 2 नया पेयर है। तो वो जो XP बात कर रहे थे ना, XP ये 2 नया पेयर की ही बात करता है, तो XP का वैल्यू हम 2 पेयर लेके चलेंगे। या अगर ऑप्शन में दिखे तो हम 3 पेयर मान के चलेंगे। ये 2 जो है ये नया पेयर है, और 3 पेयर है। या तो 2p लिखिए या 3p लिखिए। अब आपको यहां कैलकुलेट करना है क्रिस्टल फिल स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? -0.4 डेल्टा O इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G प्लस 0.6 डेल्टा O इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू Eg प्लस 2p या 3p। यह फॉर्मूला होता है। तो देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2Tg 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg 0, तो ये पूरा कैंसल, प्लस 2p या 3p, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो -2.0 -2.4 डेल्टा O, -2.4 को हम -12/5 भी लिख सकते हैं। तो ये आंसर हुआ। जैसे क्वेश्चन देखिए, आपको बोला कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में आपको सभी कैलकुलेट करना है। आपको पता है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का ये फॉर्मूला होता है, NO पे +1 चार्ज लेते हैं और Fe पे +1 चार्ज है। Fe पे +1 चार्ज मतलब Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d64s2, +1 चार्ज मतलब 3d64s1। अब इसको इधर भेजेंगे क्योंकि S हमें खाली चाहिए, इसको इधर भेजेंगे तो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन आ गया 3d7। जैसे ही कॉन्फ़िगरेशन आया 3d7, और आप देखिए यहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड 1 है, वीक फील्ड लिगेंड 5 है। तो ओवरऑल कैसा लिगेंड है? ओवरऑल वीक फील्ड लिगेंड है। अगर वीक फील्ड लिगेंड है और D7 है, हाँ बिल्कुल सही, D7 वीक फील्ड लिगेंड, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब वीक फील्ड लिगेंड है और आपको पता है ये है आपके पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो नीचे आएगा T2G मतलब 3 ऑर्बिटल, ऊपर जाएगा Eg यानी 2 ऑर्बिटल। तो 7 फील करना स्टार्ट करिए। वीक फील है तो पेयरिंग नहीं होगा, 7 फील करना स्टार्ट करिए। 1 2 3 4 5 6 7। तो बताइए कितना नंबर ऑफ n पेयर इलेक्ट्रॉन? 1 2 3। तो यहां से म्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, पैरामैग्नेटिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास जीज सॉल्ट है, उसका फॉर्मूला याद रखिएगा KPtCl3, हेप्टासिटी ये दिखाता है C2H4। अब आप देखिए इस सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 314, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 यानी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, और Pt+2 मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट, Pt+2 Pd+2, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया, हाइब्रिडाइजेशन DsP2, ज्योमेट्री स्क्वायर प्लानर, डायमैग्नेटिक, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। यही आंसर इसका होगा।